जी, अब इधर एक चीज डिफाइन की गई है सेक्शन 10 के अंदर। ये थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज करेगी, मगर आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत आसान है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग जो हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आपको सब कुछ समझ आ रही है। तो या आपको लेक्चर बहुत बोरिंग लग रहा है, शायद मैं बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मगर चूंकि ये वही चीज है जो सेल्स टैक्स की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। और इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज भी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देंगे रिसोर्स पर्सन के तहत। तो इसमें देख लेते हैं। मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एज सुन एज पॉसिबल एक्सपीडाइट कर दें। बिल्कुल जी। The value and the rate of duty applicable to any good or services shall be the value। जो भी आपने गुड्स प्रोवाइड किए हैं या सर्विसेज आपने दी हैं उसकी जो वैल्यू होगी और उस पर जो रेट ऑफ ड्यूटी होगा एप्लीकेबल, वो क्या होगा? वैल्यू होगी, रिटेल प्राइस होगी, टैरिफ वैल्यू होगी एंड द रेट ऑफ ड्यूटी इन फोर्स। ठीक, आपने कोई भी अपना गुड बेचा है उसकी एक वैल्यू होगी, उस पे उसके ऊपर जो है एप्लीकेबल ड्यूटी होगी। वो क्या होगी जनाब? आपकी वो होगी जनाब जी वैल्यू होगी, उसकी रिटेल प्राइस होगी, टैरिफ वैल्यू होगी एंड द रेट ऑफ ड्यूटी इन फोर्स। ठीक, अब सबसे पहले वो बता रहा है आपको कि एप्लीकेबल वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है। उसने इनको बताने के बाद बताता है कि इन केस ऑफ गुड्स ऑन द डेट ऑन व्हिच द गुड्स आर सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट और फॉर होम कंजम्पशन, अगर आपने जिस दिन भी कोई सप्लाई की है घर के कंजम्पशन के लिए या एक्सपोर्ट के लिए, तो उस दिन की जो वैल्यू या रिटेल प्राइस या टैरिफ वैल्यू होगी उसके ऊपर जो है रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई होगा। ठीक, अगर आपके पास कोई भी गुड्स घर में पड़े हैं या आपके गोडाउन में पड़े हैं जिस दिन आप उसे सप्लाई करते हैं लोकली या उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उस दिन जो वैल्यू होगी या रिटेल प्राइस होगी या टैरिफ वैल्यू होगी उसके ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगर वो सर्विसेज हैं तो जिस दिन सर्विसेज आपने प्रोवाइड की होंगी उस दिन की वैल्यू और उसके ऊपर ड्यूटी। अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं, यहां मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, in case of goods produced or manufactured outside areas to which the act has not been applied or brought to such rates, मतलब ये टैरिफ और नॉन टैरिफ एरियाज के लिए। अगर गुड्स जिस दिन आपके टैरिफ एरिया में लेके आए जाएंगे उस दिन की वैल्यू और उस दिन की ड्यूटी होगी। ठीक, जी अब सेक्शन 11 आ जाता है, कलेक्शन ऑफ एक्सेस ड्यूटी। अच्छा जी, ये एक सेक्शन है, इसका लब्बे लुबाब मैं आपको ये बताता हूँ। इसका लब्बे लुबाब बिल्कुल सिंपल है, बहुत लंबी नरेशन है। लब्बे लुबाब ये है कि आप मैन्युफैक्चरर ने, प्रोड्यूसर ने कोई ड्यूटी एक्सेस में कलेक्ट कर ली है और उसका इंसिडेंस पास कर दिया है कंज्यूमर को। ठीक, कंज्यूमर को उसका इंसिडेंस पास कर दिया है। अगर उसने कंज्यूमर को इंसिडेंस उसका पास कर दिया है तो जो भी उसने एक्सेस कलेक्शन की है वो उसे वापस नहीं मिलनी, किसी भी सूरत में नहीं मिलनी। और अगर दोबारा बता देता हूं कि अगर एक ड्यूटी लगनी थी 10% पे, वो 15% पे लग गई और 15% का सारा जो इंसिडेंस है वो कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया गया, तो जो एक्सेस अमाउंट में ड्यूटी पेबल जो पेड है वो वापस किसी भी हालत में नहीं होगी। और आप जो भी लॉ के तहत चाहें उससे वो एक्सेस अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो पास ऑन कर दिया उसकी सारी की सारी लायबिलिटी। तो दोबारा एक दफा पढ़ देता हूँ। एवरी पर्सन हु फॉर एनी रीजन वट एवर हैज कलेक्टेड और कलेक्ट्स एनी ड्यूटी, कोई भी पर्सन अगर कोई ड्यूटी कलेक्ट करता है विच इज नॉट पेएबल एज ड्यूटी और विच इज इन एक्सेस ऑफ द ड्यूटी एक्चुअली पेएबल, उसने कलेक्ट करनी ही नहीं थी, वो कलेक्ट करके बैठ गया।
अगर उसने कलेक्ट करनी थी 10% पे, उसने कर ली जनाब जी 15% पे, और उसका इंसिडेंस पास कर दिया है कंज्यूमर को, तो वो जो उसने एक्सेस अमाउंट पे की है, जो उसका इंसिडेंस पास किया है, वो पे करेगा फेडरल गवर्नमेंट को, और जो रिकवरी अगर उसको पे नहीं करेगा तो रिकवरी की तमाम प्रोविजन उस पर अप्लाई होंगी, और उसको उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में। मतलब ये उसका आपको नॉर्मल रैशनल और प्रैक्टिकल वे ये बताऊं कि प्रैक्टिकली अगर उसने जनाब जी ये कह दिया कि भाई मैंने तो 15 रुपए चार्ज करने थे, मैं तो कंज्यूमर को 25 रुपए चार्ज कर लिए, तो मुझे तो ये 10 रुपए वापस दिया जाए, मैं कंज्यूमर को वापस कर दूंगा दोबारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसने 10% पे चार्ज करनी थी और उसने 15 पे चार्ज किया तो उसे किसी भी हालत में उसको रिफंड नहीं देना होगा, ना उसे रिफंड वापस मिलना है। ठीक, आगे चलते हैं। सेक्शन 12 आ जाता है कि वैल्यू डिटरमिन क्या होगी, कैसे वैल्यू डिटरमिन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर द पर्पसेस ऑफ ड्यूटी। अच्छा जी, ये बिल्कुल कह रहा है क्योंकि सेल्स टैक्स एक्ट के तहत चलेगा। सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर उसकी कोई वैल्यू है, उसके मुताबिक उसकी वैल्यू की असेसमेंट होगी, ड्यूटी की असेसमेंट भी होगी। अगर किसी अमाउंट की सेल्स टैक्स के मुताबिक कोई वैल्यू है तो ड्यूटी की असेसमेंट सेल्स टैक्स के मुताबिक होगी। मतलब आप ये इसका ले लें कि अगर उसकी सेल्स टैक्स में वैल्यू कोई है तो उसके मुताबिक उसकी असेसमेंट होगी। और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव केस में होगा, हर केस में नहीं होगा। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इसको एक दफा पढ़ें। Where any goods are liable to duty under this act at a rate dependent on their value। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनके ऊपर उनका रेट डिपेंडेंट होता है। कुछ रेट्स ऐसे होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द गुड्स होते हैं, कुछ रेट्स ऐसे होते हैं वो जो कि डिपेंडेंट ऑफ द गुड्स होते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स की वैल्यूएशन के मुताबिक उसके ऊपर ड्यूटी डिटरमिन करनी है। थोड़ा आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा मगर परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इंशाल्लाह इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू को थोड़ा क्रॉस कर देता हूं क्योंकि ज्यादा पर्टेन आपसे नहीं करता, ये फील्ड से रिलेटेड है। चूंकि ये नोट्स इसमें हैं तो ये आपसे रिलेटेड नहीं है, मैं इसको भी स्किप कर देता हूं, आपकी इसमें स्क्रीन में ज्यादा ना आए ताकि आप परेशान ना हो। आप इसको अपना बिल्कुल आपके सामने आके, जिस तरह सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन थी इस तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत भी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। आपने अगर इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई है तो समझें आपने सेल्स टैक्स के एक्ट के तहत कराई है, मतलब सेल्स टैक्स नंबर ही यूज होता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का कोई सेपरेट नंबर नहीं होता। ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछिए तो ये याद रखिएगा कि सेल्स टैक्स नंबर होता है, फेडरल एक्साइज नंबर नहीं होता। एनटीएन होता है, एनटीएन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और इनकम टैक्स में आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पता है कि कंपनी के केस में उसका एनटीएन, एओपी के केस में उसका एनटीएन, इंडिविजुअल के केस में उसका सीएनआईसी होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसका एनटीएन भी होता है। एनटीएन तो सारों का हमने प्रीवियस लेगेसी रखी हुई है अभी तक। आई मेट द पर्सन हु डिजाइन दिस सिस्टम इन विच NTN is going has replaced registration, मतलब has been replaced with registration, रजिस्ट्रेशन आ गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फेडरल एक्साइज नंबर का कोई सेपरेट, फेडरल एक्साइज ड्यूटी किसी सेपरेट नंबर के तहत कैलकुलेट होती है तो बिल्कुल मत, उसका जवाब नो होगा। ये सेल्स टैक्स नंबर ही फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए यूज होता है। इसका सेक्शन 13 है, उधर जो है सेक्शन 14 है रजिस्ट्रेशन का, तो सिमिलर है। तो
बिल्कुल आसान है, आगे चलते हैं। बिल्कुल आपको यही बात मैंने बता दी है। Where a person who is already registered under the Sales Tax Act 1990 shall not be required to take separate registration for excise purpose, and his sales tax registration shall be deemed to be a registration for the purpose of this act. Glaringly clear है, बहुत बिल्कुल सिंपल अल्फाज में कह दिया कि वो सेल्स टैक्स रजिस्टर हो गया है तो समझेंगे कि भाई वो फेडरल एक्साइज में भी रजिस्टर हो गया है। आगे चलते हैं। बिल्कुल इसका मतलब इसका ये है कि अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने का मजाज नहीं है तो यही समझा जाएगा कि वो इसमें भी नहीं है। अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने के लिए वो रिक्वायर्ड है तो समझा जाएगा कि इसमें भी रजिस्टर होने का के लिए रिक्वायर्ड है। आपने याद होगा जब मैंने आपको रजिस्ट्रेशन पढ़ाई थी सेल्स टैक्स की, तो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में कुछ केवीएट्स, कुछ कंडीशंस हैं। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ये है कि वो मैं टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हो, इंपोर्ट्स कर रहा हो, एक्सपोर्ट्स कर रहा हो। एक वक्त था कि एक्सपोर्ट के लिए सेल्स टैक्स नंबर रिक्वायर्ड नहीं था, मगर अब वो खत्म हो गया है जमाना। अब सेल्स टैक्स नंबर आपको चाहिए एक्सपोर्ट के लिए भी। इंपोर्ट के लिए तो बिल्कुल मस्ट है। मेरे पास तो डेली बेसिस पे बेतहाशा केसेस आ रहे होते हैं और वो सारे के सारे मैक्सिमम ये कहते हैं कि सर हमने एलसी ओपन कर ली है, हमने माल हमारा पोर्ट पे आया हुआ है। बेसिकली आप ये कर सकते हैं, कोई इंपोर्ट अगर एलसी ओपन करना चाहें तो सेल्स टैक्स नंबर ओपन करने के लिए या लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर आपने कोई एलसी, खैर वो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने उसमें सेल्स टैक्स अकाउंट जब तक आपका नंबर नहीं होगा आपको वी बॉक अलाउ नहीं होगा। और आप कोई इंपोर्ट भले आई पड़ी हो, इंपोर्ट की आपके ऊपर, आपकी कराची पोर्ट पे इंपोर्ट पड़ी हो 2000 मिलियन की, 2 बिलियन की इंपोर्ट भी अगर आपकी पड़ी हो ना, तो तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक आपके पास सेल्स टैक्स नंबर नहीं होगा। और वो भी कस्टम वाले आपका प्रोफाइल देखेंगे कि ये चीज मैच करती है, ये पीसीटी हेडिंग मैच करती है, अप्रेजर ने ये वैल्यू ठीक की है, उसके बाद आपकी इंपोर्ट होगी क्लियर, वरना आपकी इंपोर्ट क्लियर नहीं होगी। जी सेक्शन 14 आ जाते हैं। मैं कहता है बिल्कुल इसका मोड ऑफ रिकवरी वही है जो कि जिस तरह हम उसमें देखते थे, कहता है इनकम टैक्स में कि आपने रिकवरी ऑफ अनपेड टैक्स और एरोनियसली रिफंडेड टैक्स और एरियर्स ऑफ जो है ये कहता है टैक्स, सिंपल वही चीज है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेल्स टैक्स में है। और एग्जेम्पशंस भी आप सेक्शन 16 में देखेंगे, बिल्कुल सिंपल वही एग्जेम्पशंस हैं जिस तरह सेल्स टैक्स में है। और ये आपकी वो मेजर प्रोविजंस हैं, समझें कि अब आप सेल्स टैक्स ही पढ़ रहे हैं। मैं इसकी रीडिंग कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशंस पूछता हूं। मुझे लग रहा है कि आपको इसकी या तो समझ आ रही है तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। Where any person has not levied or paid any duty, किसी पर्सन ने कोई ड्यूटी लेवी नहीं की, उसने पे भी नहीं की, या उसने शॉर्ट लेवी कर दिया है, या शॉर्ट पे कर दी है, या उसे रिफंड गलत हो गया ड्यूटी का, such person shall be serviced with notice requiring him to show cause। लेकिन वही तरीका कार है, आपको एक नोटिस हम उसे भिजवाएंगे, विद इन 5 years भिजवाएंगे और उसे कहेंगे कि भाई आप कॉज बताओ आपने क्यों ये नहीं पे की। बिल्कुल सिंपल है जी। मुझे कहा जा रहा है इजी है सर, चलें, खुशी की बात है, अल्लाह करे आपको और भी अच्छा तरह से समझ आए। बिल्कुल सेल्स टैक्स वाला तरीका कार है, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद आप उसके ऑब्जेक्शंस को देखेंगे, अपने ऑब्जेक्शंस देखेंगे और उसकी अमाउंट जो पेएबल है वो डिटरमिन करेंगे और वो अमाउंट पे करेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज पे करेगा और वो पेनल्टी भी पे करेगा। और इस एक्ट के तहत पे करेगा, यहाँ वो सेल्स टैक्स के तहत सरचार्ज नहीं देगा, ठीक है, या पेनल्टी उसकी डिफरेंट है।
अगर 120 दिन हो गए हैं, बिल्कुल सही बात कि अगर उसे आपने शो कॉज किया और 120 दिनों के अंदर आपने उसका ऑर्डर नहीं किया तो आप उसका ऑर्डर नहीं कर सकेंगे, या अगर आप चाहें तो कमिश्नर उसमें एक्सटेंशन दे सकता है। बिल्कुल सेल्स टैक्स का मैटर है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। मैं आगे चलता हूँ, एक दो चीजें आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ। ये सेक्शन 11A की तरह है, सेक्शन 14A बिल्कुल सेक्शन। आप चाहें तो बगैर किसी नोटिस के, आप चाहें तो बगैर किसी नोटिस के आप उससे कोई भी ड्यूटी जो उसने शॉर्ट पे की है वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक, ये बिल्कुल सेम है। आगे चलते हैं सेक्शन 15 की तरफ। ये ऐसे ही है जैसे आप कस्टम्स एक्ट अप्लाई करें, क्योंकि कस्टम्स एक्ट की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। इसे तकरीबन 40 साल कस्टम्स ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज को जो है वो ऑपरेट किया है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि इसमें बीरिंग बहुत ज्यादा है कस्टम्स की, और चूंकि कस्टम्स के एंड पे भी इसको बहुत ज्यादा रेगुलेट किया जाता है। ये एक ऐसा लॉ है, ये 3 लॉ ऐसे हैं, कस्टम्स एक्ट ऑफ 1969, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स एक्ट, ये ऐसे हैं जैसे आपस में नथी हुए हुए हैं। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा और मैं आपको सेक्शन 16 दिखाऊंगा। ये सेक्शन कहता है कि वो गुड्स जो सेक्शन फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन हैं उसके अलावा जितने भी होंगे सब के सब एक्सेप्ट होंगे। वो एक्साइजेबल गुड्स या वो एक्साइजेबल सर्विसेज जो फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन हैं उनके अलावा जितने भी होंगे सबके सब एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक, अच्छा, और जो एग्जेम्प्ट गुड्स होंगे उनके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट भी अलाउ नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल है। ये तकरीबन आज का लेक्चर खत्म हो गया है। मैं जो है इसको मजीद अगर कहते हैं तो इसको देख लेता हूँ। अपने क्वेश्चंस आप लोगों ने कुछ पूछने हैं तो मुझसे पूछ लें, तो फिर कहता है हम इसमें देखते हैं। जी जनाब, जो क्वेश्चन पूछना चाहें अपने माइक्स ऑन कर देते हैं। मैं एडमिन को रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके माइक्स ऑन कर दें ताकि जो क्वेश्चंस पूछना चाहें पूछ लें मुझसे। जी हेलो सर। हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन थोड़ा मेरा ये है कि प्लीज अगर थोड़ा इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और उसको सेल टैक्स को। इसकी पेनल्टीज की प्रोविजन बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेल्स टैक्स में है। रेट का फर्क है थोड़ा सा, डिफॉल्ट सरचार्ज भी वैसे ही एप्लीकेबल है। उसके अलावा बाकी जो इसमें अपील्स हैं वो भी वैसे ही हैं। मैं आपको उसका कहता है अगर उसकी जिस थोड़ी सी दिखा भी दूं तो सेम सिमिलर वही एक्शन है। आप समझिए बिल्कुल पैरेलल है। हत्ता कि मैंने एडमिन को रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों ने एक कंपैरिजन बनाया था जो सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज को आपस में एक जैसा जो जो चीजें प्रोविजंस वो भी आपको मैं एडमिन को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको मेल कर दें। और उसके अलावा जो है हमने आपको इसकी लिस्ट जो है रिसोर्स पर्सन ने वो भी बना दी है। और जो इसमें आपको पूरे की पूरी बेयर जो है इसके सेक्शंस वो भी, उनमें से कौन कौन से सेल्स टैक्स जैसे हैं वो भी मैं एडमिन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ईमेल कर दें।